हमने अपने पहले वीडियो में आपको विलयन की सांद्रता से संबंधित चीज़ें बताई थी। इसके बाद हमें चर्चा करनी थी विलयन के अणुसंख्यक गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ के बारे में। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होता क्या है? अणुसंख्यक गुण यानी कि कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉल्यूशन, तो ये होता क्या है? तो सबसे पहले कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का मतलब क्या, अर्थ क्या है? तो अणुसंख्यक गुण मतलब अणुओं के संख्या पर निर्भर करने वाले गुण, यानी कि विलयन के वे गुण जो विलयन के निश्चित आयतन या मात्रा भार में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या, कणों मतलब अणुओं परमाणुओं की संख्या, या विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करते हैं। तो ऐसे गुणों को अणुसंख्यक गुण कहते हैं। मतलब कि विलयन के वे सभी भौतिक गुण जो विलयन में उपस्थित विलयन के निश्चित मात्रा या आयतन में उपस्थित विलेय के कणों की संख्या या विलयन में उपस्थित विलेय के मोल प्रभाज पर निर्भर करें, तो उन गुणों को हम अणुसंख्यक गुण कहते हैं या वे गुण अणुसंख्यक गुण कहलाते हैं। अब हमने आपको बताया था कि ये अणुसंख्यक गुण जो 4 हैं, कौन कौन से? तो पहला है परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर। दूसरा है वाष्प दाब का अवनमन, डिपर्शन इन वेपर प्रेशर। तीसरा है क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। और चौथा है हिमांक का अवनमन, डिपर्शन या इसको लोअरिंग भी कहते हैं, लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो ये 4 अणुसंख्यक गुण हैं। परासरण दाब, वाष्प दाब का अवनमन, डिपर्शन इन वेपर प्रेशर, क्वथनांक का उन्नयन, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, और हिमांक का अवनमन, डिपर्शन या लोअरिंग इन फ्रीजिंग पॉइंट। हमें इन चारों की चर्चा करनी है, इन चारों से संबंधित कुछ बातें और जाननी है, हम उन चारों की चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली बात आती है, हम शुरू करें तो शुरुआत करें हम परासरण दाब से कि परासरण दाब क्या है, इसे हमें जानना है। तो परासरण दाब को जानने से पहले हम यह जानेंगे कि परासरण क्या होता है। वास्तव में परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण यानी कि ऑस्मोसिस क्या होता है? परासरण ऑस्मोसिस क्या होता है? तो आपने घरों में अपने देखा होगा कि जब आप चना पानी में जल में डाल देते हैं तो चना फूल जाता है। जब आप किशमिश या छुहाड़ा या बादाम पानी में डाल देते हैं तो क्या होता है? फूल जाता है। आपने कभी कभी ये भी देखा होगा कि जब नदियों में मरे हुए जानवर को या मरे हुए इंसान को फेंक दिया जाता है तो उस मरे हुए जानवर या मरे हुए इंसान का शरीर फूल जाता है। अब सवाल आता है कि जल में डालने पर चना या किशमिश या बादाम क्यों फूल गया
या वो जानवर या वो इंसान जो मरा हुआ था नदी में डाल दिया गया, फूल गया। या आप कभी कभी जल में, पानी में बहुत देर तक काम करिए तो आपका हाथ या पैर फूल जाता है। ऐसा क्यों हो जाता है? तो कारण ये कि चने में या बादाम में या किशमिश में या जो मरा हुआ जानवर था उसके शरीर के अंदर पानी के कण चले जाते हैं। पानी के कण चमड़े को पार करते हुए, यानी कि उस चने के ऊपर जो छिलका है, किशमिश के ऊपर जो छिलका है या बादाम के ऊपर जो छिलका है, उसको पार करते हुए जल के अणु उसके अंदर तक प्रवेश कर जाते हैं। और जल के अणु प्रवेश करने के कारण वो चना या बादाम या मरा हुआ जानवर या किशमिश क्या होता है? फूल जाता है। मतलब कि जल के कण अंदर की ओर गए। और क्यों अंदर की ओर गए? तो अगर आपसे पूछे कि चना जो लिया आपने उसको जल में डाला, तो चने के अंदर और जो जल है जल का में किसकी सांद्रता अधिक है? तो सांद्रता का सीधा सीधा मतलब हमने आपसे कहा था गाढ़ापन। गाढ़ापन कौन सा ज्यादा गाढ़ा है? चने के अंदर गाढ़ा है कि चने के बाहर जो पानी है वो गाढ़ा है? या किशमिश के अंदर गाढ़ा है कि किशमिश के बाहर जो है वो गाढ़ा है? तो आप कहेंगे निश्चित रूप से कि चने के अंदर या किशमिश के अंदर गाढ़ा है और पानी जो पतला है, पतला पतला है। और जल के कण गए किधर? पतले से गाढ़े की ओर। कहां? पतले से गाढ़े की ओर। कैसे? तो उस छिलके से, चने के छिलके या किशमिश के छिलके या बादाम के छिलके या जो जानवर है उसके चमड़े से होकर। तो इसी क्रिया को, अब वो जो चमड़ा या छिलका जो है उसकी एक विशेषता होती है। और विशेषता क्या है? तो वो जल को तो अंदर जाने देता है, लेकिन नदी में आपने डुबाया है तो नदी में जल के साथ मिट्टी, धूल के भी कण है, तो धूल के कण नहीं जाते हैं, लेकिन जल चला गया अंदर। जैसे आपको कहें कि आप नमक वाला पानी लीजिए, यानी कि पानी में नमक घोल दीजिए और उसके बाद उसमें चने को डालिए, तो आप देखेंगे कि पानी तो अंदर गया, चना फूल गया, लेकिन नमक के कण जो उसी पानी में घुले हुए वो अंदर नहीं गए। अगर वो अंदर जाते तो चना फूलने के बाद अंदर नमकीन हो जाता, लेकिन आप कभी अनुभव करिएगा तो चना नमकीन नहीं होता है। चना अगर चीनी डालकर चना अंदर मीठा नहीं होता, छिलका तो मीठा लगेगा, नमकीन लगेगा, लेकिन अंदर का नमकीन या मीठा नहीं होता है। सवाल आता है क्या कि ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हुआ कि चने के छिलके से या किशमिश के छिलके से पानी के कण तो गए, लेकिन उसमें जो घुला हुआ है, घुला मतलब विलेय जो है, वो अंदर नहीं गया। तो छिलका विलयन के एक घटक को, विलयन के एक घटक को जो पानी है, विलायक जो है, उसको तो जाने दे रहा है, लेकिन जो विलेय है, नमक या चीनी या जो भी है, उसको जाने नहीं दे रहा है। तो वो छिलका यानी कि वो झिल्ली एक है जिससे होकर विलायक के कण तो प्रवाहित हो रहे हैं, जा रहे हैं, लेकिन विलेय के कणों का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसी झिल्लियों को एक नाम दिया गया अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो उसकी चर्चा हम डिटेल में करेंगे। फिलहाल चने के छिलके से होकर जल के कण गए कहां? अंदर की ओर। क्यों अंदर की ओर? क्योंकि अंदर गाढ़ा है और बाहर क्या है? पतला है। तो पतले यानी कि कम सांद्रता से गाढ़े यानी कि अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कण गए। कौन से गए? विलायक के कण गए। किससे होकर? उस छिलके से। छिलका मतलब अर्ध पारगम्य झिल्ली। तो इसी प्रक्रिया को जिसमें विलायक के कणों का, विलायक के कणों का अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर, अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर विलायक से विलयन की ओर या कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। हमने क्या कहा कि आपने ये लिया, यही हमने कहा, ध्यान दीजिएगा, ये जल है और इसमें आपने चना डाल दिया, तो क्या हुआ? पानी के कण अंदर चले गए। पानी कण क्या हुआ? जल के कण अंदर चले गए। ये जल है आपका और ये क्या है? चना है। तो जल के कण अंदर गए, किससे होकर? छिलके से होकर। हमने क्या कहा कि इसी प्रक्रिया को जिसमें जल के कण यानी कि जल माने विलायक, जल माने विलायक, विलायक के कण विलायक से विलयन की ओर या कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर स्वतः प्रवाहित होते हैं। आपको करना नहीं पड़ता, चना आपने डाला फूल गया, स्वतः प्रवाहित होते हैं। तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? परासरण या ऑस्मोसिस कहते हैं। तो परासरण या ऑस्मोसिस क्या हो गया? विलायक के कणों का विलायक से विलयन की ओर या कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर अर्ध पारगम्य झिल्ली से होकर
स्वतः प्रवाहित होना। अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। जैसे चने का फूल जाना, किसमें? जल में। अगर हम कहें कि हमने दूसरा ले लिया, एक और ध्यान दीजिएगा, ये चीनी का या नमक का एकदम गाढ़ा विलयन, चीनी या नमक का गाढ़ा विलयन, चीनी शक्कर का गाढ़ा विलयन, और इसमें डाल दिया हमने एक अंगूर। क्या डाल दिया हमने? अंगूर। तो यहां चना क्या हो गया? चना फूल गया। चना क्या हो गया? फूल गया, यानी कि जल के कण किधर गए? अंदर गए। यहां क्या होता है कि जल के कण बाहर निकल आते हैं, और बाहर निकालने से अंगूर जो है पिचक जाता है। पिचक जाता है यानी कि अंगूर से किशमिश बन जाता है। अंगूर से क्या बन गया? किशमिश। पिचक गया मतलब किशमिश बन गया। तो यहां भी अगर आप ध्यान दें तो बाहर गाढ़ा है, यानी कि बाहर की सांद्रता अधिक है, और अंदर पतला है, यानी कि अंदर की सांद्रता क्या है? कम है। और जब गाढ़ा है बाहर और अंदर पतला है, तो आपने कहा कि परासरण की क्रिया में विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर जाते हैं। तो इसमें अंदर सांद्रता कम है और बाहर सांद्रता अधिक है, तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर गए, यानी कि अंगूर में से पानी बाहर निकल आए, और जब बाहर निकल आए तो अंगूर क्या हो गया? पिचक गया, और पिचक कर किशमिश बन गया। तो यहां भी विलायक के कणों का प्रवाह हुआ कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। यहां भी प्रवाह हुआ कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। और इसी प्रक्रिया को हमने कहा कि कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या विलायक से विलयन की ओर, विलायक के कणों का अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। ये जो क्रिया हो रही है इसमें एक चीज आवश्यक है, और वो क्या है? अर्धपारगम्य झिल्ली। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की बात करें कि अर्धपारगम्य झिल्ली क्या होता है? अर्धपारगम्य झिल्ली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तभी हमने क्या कहा कि जो चने का छिलका जो है, या जानवर का जो चमड़ा है, उससे होकर के विलायक के कण प्रवाहित हो रहे हैं, लेकिन विलेय के कणों का प्रवाह नहीं हो रहा है। तो ऐसी झिल्ली को जिससे होकर विलायक के कणों का प्रवाह होता है, परंतु विलेय के कणों का प्रवाह नहीं होता है। विलायक के कण क्या होते हैं? प्रवाहित होते हैं, परंतु विलेय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ऐसी झिल्ली को अर्धपारगम्य झिल्ली या सेमी परमेबल मेम्ब्रेन कहते हैं। और आपको बता दें कि सभी जंतु और वनस्पति कोशिकाओं की जो झिल्लियां हैं, सभी जंतु और वनस्पति कोशिकाओं की झिल्लियां, चाहे वो हमारा चमड़ा है, चाहे प्याज को तोड़ करके निकाली तो पतली झिल्ली निकलती है, चाहे चने के ऊपर जो छिलका है, वो सब के सब अर्धपारगम्य है। सबके सब क्या है? अर्धपारगम्य है। कैल्शियम फास्फेट CA3PO4 का ट्वाइस, और कॉपर फेरोसाइनाइड Cu2FeCN6, ये जो दो झिल्लियां हैं, कैल्शियम फास्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड, ये दो कृत्रिम रूप से निर्मित अर्धपारगम्य झिल्ली है। यानी कि ये दोनों झिल्लियां कृत्रिम रूप से बनाई गई हैं और अर्धपारगम्य झिल्ली हैं। तो अर्धपारगम्य झिल्ली की परिभाषा क्या हो गई कि वे झिल्लियां जिनसे होकर विलायक के कणों का स्वतः प्रवाह होता है, परंतु विलेय के कण प्रवाहित नहीं होते हैं। तो ऐसी झिल्लियों को अर्धपारगम्य झिल्ली कहते हैं। और सभी जंतु और वनस्पति कोशिकाओं की झिल्लियां अर्धपारगम्य होती हैं, तथा कैल्शियम फास्फेट और कॉपर फेरोसाइनाइड जो है वो कृत्रिम रूप से निर्मित अर्धपारगम्य झिल्लियां होती हैं। तो ये परासरण और अर्धपारगम्य झिल्ली हो गई। देखिए इसी में एक शब्द और आता है, और वो है विसरण। अब ये विसरण क्या होता है तो ध्यान दीजिए, विसरण समझिएगा। तो अगर आपसे कहें कि आपने विसरण, डिफ्यूजन, तो ये क्या है? अगर आपसे कहें कि आपने एक पात्र में जल लिया
और जल लेकर के इसमें पोटेशियम परमैंगनेट, ये जल है, और इसमें आपने डाल दिया पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा, पोटेशियम परमैंगनेट का एक टुकड़ा जो बैंगनी रंग का होता है, उसको डाल दीजिए। तो अब पूछें आपसे कि कहाँ सांद्रता अधिक है और कहाँ सांद्रता कम है, तो क्या कहेंगे आप? जल में सांद्रता क्या है? कम है, और पोटेशियम परमैंगनेट में क्या है? यहां सांद्रता क्या है? अधिक है। पराफरण में क्या हुआ था कि विलायक के कणों का प्रवाह हुआ था, कहां से? कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर। लेकिन यहां क्या होगा, आप ध्यान दीजिएगा, तो ये जो पोटेशियम परमैंगनेट टुकड़ा यहां डाला आपने, धीरे धीरे ये पूरे जल में प्रवाहित होगा, और पूरा का पूरा जल जो है कुछ समय बाद क्या होगा? बैंगनी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बैंगनी हो जाएगा। मतलब यहां कणों का प्रवाह क्या हुआ? अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर हुआ, यानी कि अधिक से कम की ओर प्रवाहित हुआ। वहां क्या था? कम से अधिक की ओर प्रवाहित होता था, यहां क्या हुआ? अधिक से कम की ओर प्रवाहित हुआ, और किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं हुई। तो बिना किसी झिल्ली के कणों का अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होना, अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर प्रवाहित होना क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। जैसे आपके साइकिल के ट्यूब में छेद हो जाता है, पंचर हो जाता है, तो हवा क्या होती है? बाहर निकलती है। क्यों? क्योंकि ट्यूब के अंदर हवा की सांद्रता अधिक है, कम आयतन में ज्यादा हवा है, कम आयतन में ज्यादा हवा यानी सांद्रता अधिक है, और बाहर हवा में, वायुमंडल में सांद्रता कम है। तो जैसे ही ट्यूब में छेद हुआ, ट्यूब पंक्चर हुआ, हवा क्या हो गई? बाहर की तरफ निकली, यानी कि अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर निकली, और यह क्रिया विसरण है। सोचिए कहीं अगर परासरण की क्रिया यहां होती तो क्या होता? कम से अधिक की ओर, यानी कि जैसे ही पंचर होता तो हवा वायु से, वातावरण से ट्यूब के अंदर जाने लगती। जब ट्यूब के अंदर जाती तो क्या होता? ट्यूब फट जाता, नहीं फट जाता, जब हवा बढ़ती जाती तो ट्यूब क्या होता? फट जाता। लेकिन वहां क्या हुआ? अंदर से हवा बाहर निकली, यानी अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर निकली, और अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर विलायक के कणों का यह प्रवाह जो है क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। और इसमें किसी झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है, किसी अर्धपारगम झिल्ली की आवश्यकता नहीं होती है। तो कणों का प्रवाह अर्धपारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, विलायक के कणों का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर परासरण कहलाता है, और बिना अर्धपारगम झिल्ली के कणों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की ओर क्या कहलाता है? विसरण कहलाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? तो ये परासरण और विसरण की बात हो गई, अर्धपारगम झिल्ली की बात हो गई। अब हमें बात करनी है, हमारा जो टॉपिक है अणुसंख्यक गुण परासरण दाब, उसकी परासरण दाब, ऑस्मोटिक प्रेशर की। तो परासरण दाब यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, या परासरण दाब किसे कहते हैं, या ऑस्मोटिक प्रेशर आप किसे कहते हैं, इसकी चर्चा करनी है। तो ये क्या होता है, परासरण दाब या ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है? तो देखिए, समझने के लिए आपको एक डायग्राम बना के बताएं। ये है एक बीकर, पात्र, और इसमें भर लिया हमने जल यानी कि विलायक। ये है जल यानी कि क्या है? विलायक, सॉल्वेंट, और ये है आपका वाटर। इसमें एक उल्टी फनल, एक फनल लिया, और यह फनल जो है, फनल मतलब लंबे गर्दन की कीप, इसके मुंह पर बांध दिया गया अर्धपारगम झिल्ली। ध्यान दीजिएगा, यहां बांध दिया हमने, ये अर्धपारगम झिल्ली है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये बीकर में जल और फनल, इसमें बांध दिया गया इसके मुंह पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें इस कीप में भर दिया गया कोई भी विलयन। ये कोई भी विलयन, ये क्या आ गया आपका? सॉल्यूशन। यहां तक है ये। अब बताइए कहां सांद्रता अधिक है? कीप के अंदर, कीप के बाहर? तो विलयन की सांद्रता हमेशा अधिक होगी।
विलायक की सांद्रता क्या होगी? कम होगी। क्यों? क्योंकि विलायक में कुछ घुला ही नहीं है, और जब घुला नहीं तो क्या होगा? सांद्रता कम होगी, और सोलर सांद्रता क्या होगी? अधिक होगी। और बीच में क्या है? दोनों के बीच में क्या है? अर्धपारगम झिल्ली है। और आपने क्या पढ़ा कि अर्धपारगम्य झिल्ली से होकर विलायक के कणों का कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर स्वतः प्रवाहित होना क्या कहलाता है? परासरण कहलाता है। मतलब कि विलायक के कण इस कीप के अंदर जाएंगे। कहाँ जाएंगे? कीप के अंदर जाएंगे। और जब कीप के अंदर जाएंगे तो ये जो लेवल है, जो यहाँ जो लेवल है, यह लेवल क्या होगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा। क्यों? क्योंकि जल अंदर जा रहा है परासरण के कारण। और परासरण क्या है? तो विलायक के कणों का अर्धपारगम झिल्ली से होकर कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर, या विलायक से विलयन की ओर अपने आप प्रवाहित होना। तो ये कण अंदर जाएंगे, और जब जाएंगे तो तल बढ़ेगा। तो तल बढ़ते बढ़ते मान लीजिए यहाँ तक पहुँच गया, यहाँ तक पहुँच गया, और भी बढ़ रहा है। अब इस फनल में हम लगा दें एक पिस्टन। ये लगा दिया हमने एक पिस्टन। ये है आपका पिस्टन, दाब उत्पन्न करने के लिए। और इस पिस्टन को हमने दबाया, तो जैसे ही पिस्टन को दबाएंगे क्या होगा? जो जल के कण अंदर गए थे वो जल के कण क्या होंगे? फिर बाहर आएंगे। फिर क्या होंगे? बाहर आएंगे। और जब बाहर आएंगे तो ये जो लेवल ऊपर गया था वो लेवल क्या होगा? फिर धीरे धीरे नीचे आना शुरू होगा। और दाब लगाते जाइए, लगाते जाइए। कब तक? जब तक कि यह लेवल जो है अपने पुराने लेवल पर ना आ जाए। और जैसे ही अपने पुराने लेवल पर आ गया, जैसे ही अपने पुराने लेवल पर आ गया, अब दाब लगाना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। यानी कि अब दाब मत लगाइए। और जब दाब नहीं लगाएंगे तब अब जल के कण जो बाहर निकल रहे थे उनका प्रवाह रुक जाएगा। और सिर्फ वही नहीं रुकेगा, अंदर जाने के का प्रवाह भी रुक गया। यानी कि अंदर जाना और बाहर निकलना दोनों रुक गए। और जब दोनों रुक गए तो मतलब कि अब जल के कण जो हैं कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर नहीं जा रहे हैं। नहीं जा रहे हैं मतलब कि परासरण की क्रिया नहीं हो रही है। कब? जब एक दाब लगाया गया। और वही बाहरी दाब जिस पर परासरण की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है, वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है, उस बाह्य दाब को क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं, या वही बाह्य दाब परासरण दाब कहलाता है। तो परासरण दाब की परिभाषा क्या हो गई? वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की क्रिया, ऑस्मोसिस की क्रिया पूरी तरह से रुक जाए, कंप्लीटली रुक जाए, उस बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं, या वही बाह्य दाब जो है परासरण दाब कहलाता है। अब इसको एक तरह से और परिभाषित कर सकते हैं। कैसे? तो जब ये जल के कण अंदर जाएंगे तो निश्चित रूप से द्रव का प्रवाह हो रहा है। और जब द्रव का प्रवाह होगा तो उस प्रवाह के कारण इस झिल्ली पर क्या होगा? कुछ दाब लगेगा। और वह द्रव स्थैतिक दाब, द्रव के प्रवाह के कारण जो दाब हुआ, वही दाब जो है वो परासरण दाब का माप होता है। क्या होता है? वो परासरण दाब का माप होता है। तो कहें आपसे, क्योंकि परासरण दाब बताइए तब क्या होता है? तो दो तरह से परिभाषा। क्या? एक, वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की क्रिया पूरी तरह से रुक जाती है, तो उस बाह्य दाब को परासरण दाब कहते हैं। या दूसरा, परासरण की क्रिया में विलायक ब्रैकेट में द्रव के प्रवाह के कारण, विलायक ब्रैकेट में द्रव के प्रवाह के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब, लिक्विड के प्रवाह के कारण उत्पन्न प्रेशर दाब, द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। ऐसे क्या कहते हैं? परासरण दाब कहते हैं। तो परासरण दाब की परिभाषा क्या होगी? वह बाह्य दाब जिस पर परासरण की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है, या परासरण की क्रिया में द्रव ब्रैकेट में सॉल्वेंट विलायक के प्रवाह के कारण उत्पन्न द्रव स्थैतिक दाब क्या कहलाता है? परासरण दाब कहलाता है। अब इस परासरण दाब को
ज्ञात करने के लिए, इसको नापने के लिए हम प्रयोग करते हैं एक विधि का, और वह विधि है वर्कले हर्टले विधि। वर्कले हर्टले विधि वर्कले हर्टले मेथड। वर्कले हर्टले मेथड। तो ये वर्कले हर्टले विधि क्या है, या वर्कले हर्टले विधि से हम परासरण दाब का निर्धारण कैसे करते हैं, हमें इसकी चर्चा करनी है। तो इसके लिए एक उपकरण है। उपकरण क्या ध्यान दीजिएगा, उपकरण हम बना रहे हैं। ये एक इसमें छिद्र है, और इन छिद्रों में कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमी हुई है। कॉपर फेरोसाइनाइड की अर्धपारगम झिल्ली जमी हुई है, और इसमें लगा हुआ है एक कैपिलरी ट्यूब, और यहां लगा हुआ है एक कीप, और इसके बाहर एक जैकेट लगा हुआ है, जिस जैकेट में पिस्टन और दाब मापी लगा हुआ है। ये आउटर जैकेट है। ये आउटर जैकेट, इसमें क्या लगा हुआ है, पिस्टन और दाब मापी लगा हुआ है। इसमें ये आपका है दाब मापी, प्रेशर गाज, ये आपका पिस्टन, ये है आपका सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसमें भरा हुआ है विलायक सॉल्वेंट। इसमें भरा हुआ क्या, विलायक यानी कि सॉल्वेंट भरा हुआ है, और ये यहां तक लेवल है, ये लेवल यहां तक है, और ये क्या भरा हुआ है, सॉल्वेंट विलायक। और इसमें भरा हुआ है बाहर वाले जैकेट में विलेयन, ये इसमें ये विलेयन आपका है सॉल्यूशन। तो ध्यान दीजिए क्या हुआ, सॉल्यूशन और बीच में सॉल्वेंट, और दोनों के बीच में क्या लगी है, अर्धपारगम झिल्ली। और आपने भी पढ़ा कि परासरण की क्रिया में क्या होता है, अर्धपारगम झिल्ली से होकर विलायक के कण कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होते हैं। यानी कि जो विलायक के कण है, ये जो जल है या जो भी है, विलायक है, कुछ भी हो, उसके कण क्या होंगे, इस अर्धपारगम झिल्ली से होकर के बाहर निकलेंगे। और जब बाहर निकलेंगे तो इसमें जो तल है वो क्या होगा, धीरे धीरे गिरेगा। तल क्या होगा, धीरे धीरे गिरता जाएगा। परासरण क्रिया हो रही है तो ये कण बाहर जा रहे हैं, परासरण की क्रिया हो रही है तो ये कण बाहर जा रहे हैं, और जब बाहर जा रहे हैं तो तल धीरे धीरे नीचे गिर रहा है।
अब क्या करें, तो इस पिस्टन से दाब उत्पन्न करें, और जैसे ही पिस्टन से दाब उत्पन्न करेंगे तो जो जल के कण बाहर गए थे वो क्या होंगे, फिर अंदर आएंगे। फिर क्या होंगे, अंदर आएंगे। इन्हीं झिल्लियों से होकर क्या होगा, अंदर आएंगे। और जब अंदर आएंगे तो ये तल जो है, जो नीचे गिर गया था, ये तल क्या होगा, फिर ऊपर जाएगा। और तब तक दाब लगाएंगे जब तक कि यह तल अपने प्रारंभिक लेवल पर न पहुंच जाए, या तल जो है अपने प्रारंभिक लेवल तक न पहुंच जाए। और जैसे ही प्रारंभिक लेवल पर पहुंचा, अपने पुराने स्थान पर पहुंचा, दाब लगाना बंद कर देंगे। अब उस दाब पर क्या हो गया, जल के कण यानी कि विलायक के कण, सॉल्वेंट के कण न तो बाहर जा रहे हैं ना अंदर आ रहे हैं। मतलब कि परासरण की क्रिया पूर्णतः पूरी तरह से क्या हो गई, रुक गई, बंद हो गई। और आपने कहा कि जिस दाब पर परासरण की क्रिया पूर्णतः पूरी तरह से रुक जाती है या बंद हो जाती है, उसी दाब को क्या कहते हैं, परासरण दाब कहते हैं। या वही दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। और वो कितना दाब लगाया आपने कि परासरण की क्रिया रुक गई, तो उसके लिए यह दाब मापी लगा हुआ है। इस दाब मापी में आपने उसको पढ़ लिया, और वही दाब जो हो गया, जो आपने लगाया वही क्या हो गया, इस विलयन का परासरण दाब हो गया। इस तरह से आप वर्कले हर्टले विधि का प्रयोग करके परासरण दाब का निर्धारण कर लेते हैं। ठीक है, तो ये परासरण दाब के निर्धारण की बात हो गई। मतलब कि परासरण दाब क्या हो गया, तो बाहरी दाब जिस पर परासरण की क्रिया पूर्णतः रुक जाती है, उसी बाहरी दाब को परासरण दाब कहते हैं। या वही बाहरी दाब क्या कहलाता है, परासरण दाब कहलाता है। अब इस परासरण दाब के आधार पर विलयन, इस परासरण दाब के आधार पर विलयन तीन तरह के होते हैं, तीन तरह के। एक समपरासरी आइसोटोनिक, एक अतिपरासरी और एक अल्पपरासरी। तो हम पहले बात करें समपरासरी विलयन की। समपरासरी विलयन, आइसोटोनिक सॉल्यूशन, ये क्या होता है। अगर हम कहें कि हमने ये एक पात्र लिया, ध्यान दीजिएगा, और इसमें बीच में हमने लगा दिया एक अर्ध पारगम्य झिल्ली। ये क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन पात्र। इसमें बीच में क्या लगा दिया गया, अर्ध पारगम्य झिल्ली। और एक तरफ भर लिया हमने विलयन ए, दूसरी तरफ भर लिया विलयन हमने बी, दोनों विलयन हमने भर लिया। ये सॉल्यूशन ए और ये सॉल्यूशन बी, सॉल्यूशन बी। अगर हम कहें कि इन दोनों की सांद्रताएं, इसकी सांद्रता C1 है और इसकी सांद्रता क्या है, C2 है, और दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है। मीन्स C1 इज इक्वल टू C2, यानी कि दोनों की सांद्रता क्या है, बराबर है। C1 इक्वल टू C2। तो आपने परासरण की क्रिया पढ़ा और क्या कहा कि विलायक के कणों का प्रवाह होता है कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर, कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर। और इसमें दोनों की मोलर सांद्रताएं बराबर हो गई, मोल प्रति लीटर सांद्रताएं क्या है, बराबर हो गई। तो जब बराबर हो गई तो क्या होगा, क्योंकि कण का प्रवाह तो तब ना होता विलायक के जब सांद्रता में एक कम होता एक अधिक होता। यहाँ दोनों बराबर है, मतलब कि विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होगा। और ऐसे ही विलयन को जिसमें किसी निश्चित ताप पर विलायक के कणों का प्रवाह किधर भी ना हो, यानी कि जब किधर भी नहीं होगा
तो जितना दाब A लगाएगा उतना ही दाब क्या लगाएगा, B लगाएगा, यानी कि दोनों के परासरण दाब क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ऐसे विलयन को जिसमें किसी निश्चित ताप पर परासरण दाब क्या हो जाए, समान हो जाए, यानी कि दो विलयनों का निश्चित ताप पर परासरण दाब अगर समान हो गया तो उसे क्या कहते हैं, समपरासरी विलयन कहते हैं। यानी कि समान ताप पर या निश्चित ताप पर, जो कहिए समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं, समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उनको समपरासरी विलयन कहते हैं। और चूंकि उनकी सांद्रताएं बराबर है इसलिए इन विलयनों में विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होता है, अर्थात इनमें परासरण की क्रिया नहीं होती है और इनकी मोलर सांद्रताएं क्या है, बराबर है। तो C1 इक्वल टू क्या हो गया, C2। और आप जानते हैं कि मोलर सांद्रता कंसंट्रेशन इक्वल टू होता है N/V, यहां लिख रहे हैं इक्वल टू N/V, जहां N इक्वल टू मोल और V इक्वल टू आयतन और मोलर सांद्रता C मोलर सांद्रता इक्वल टू N/V, जहां N इक्वल टू मोल और V इक्वल टू आयतन। ठीक है, इसलिए तो C1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N1/V1 तथा C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा, N2/V2 N2/V2। और चूंकि C1 C2 बराबर है इसलिए क्या हो जाएगा, अतः इसको माना समीकरण नंबर 1। अतः समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, N1/V1 इक्वल टू N2/V2। चूंकि अब यहां फिर एक बात कि चूंकि मोल N इक्वल टू होता है भार W ग्राम में अब बटे अणुभार, इसलिए N1 इक्वल टू W1/M1 तथा N2 इक्वल टू W2/M2। तो समीकरण 2 से क्या होगा, समीकरण 2 से क्या हो जाएगा, तब N1 की जगह पर W1/M1 यानी कि W1/M1/V1 इक्वल टू W2/M2 और बटे क्या हो गया, V2 हो गया। और यह क्या हो गया, समीकरण नंबर 3 हो गया। तो इस तरह से आप इस समीकरण का प्रयोग करके हम किसी पदार्थ का अगर हमको अणुभार ज्ञात नहीं है या भार ज्ञात नहीं है तो उसकी हम चर्चा कर सकते हैं, उसकी गणना कर सकते हैं। तो समपरासरी विलयन क्या हो गए, समान ताप पर जिन दो विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन विलयनों को समपरासरी विलयन कहते हैं। समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर, समपरासरी विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर परासरण की क्रिया नहीं होती है, यानी कि विलायक के कणों का प्रवाह किसी भी विलयन की ओर नहीं होता है। और समपरासरी विलयनों की मोलर सांद्रताएं आपस में क्या होती हैं, बराबर होती हैं और बराबर होने के कारण ही विलायक के कणों का प्रवाह नहीं होता है। और आपको हमने एक डायरेक्शन बता दिया। तो अगर समान ताप पर दोनों विलयनों की सांद्रताएं बराबर थीं, यानी कि परासरण दाब समान हो गया, परासरण की क्रिया नहीं हुई, तो ऐसे विलयनों को जिनके लिए आपने कहा कि समान ताप पर जिन विलयनों के परासरण दाब समान होते हैं उन्हें समपरासरी विलयन कहते हैं और उनकी सांद्रताएं बराबर होती हैं। तो अगर कहें कि सांद्रताएं बराबर नहीं है, C1 इज नॉट इक्वल टू C2, क्या है ये, बराबर नहीं है। C1 इज इक्वल टू C2 था, अब यहां क्या है, C1 इज नॉट इक्वल टू C2। और C1 कहें कि मान लीजिए C1 कम है, C1 क्या है, C1 की सांद्रता कम, C1 की सांद्रता कम है और C2 की सांद्रता क्या है,
सांद्रता अधिक है, क्या लिखा है, सांद्रता क्या है, अधिक है, तो क्या अब भी पराफरण क्रिया नहीं होगी? तो जब पराफरण सांद्रता बराबर थी तब नहीं हुआ, और तब नहीं हुआ तो पराफरण दाब समान हो गया, और जब पराफरण दाब समान हो गया तो उसे आपने समपराश्रयी कह दिया। समानता पर जिन विलयनों के पराफरण दाब समान थे उन्हें समपराश्रयी कहा। लेकिन यहाँ सांद्रताएं कम और अधिक हैं, और जब कम और अधिक है तो पराफरण की क्रिया हो गई। कैसे होगी? तो कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर विलायक के कणों का प्रवाह होगा। मतलब कि इन दो विलयनों की सांद्रताएं बराबर नहीं है तो परासरण की क्रिया होगी, और जब परासरण की क्रिया होगी तो परासरण दाब भी कम और अधिक होगा। तो अगर परासरण दाब कम और अधिक है तो जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे कहते हैं अतिपरासरी। अतिपरासरी विलयन, हाइपर टोनिक सॉल्यूशन, और जिसका परासरण दाब कम होता है उसे कहते हैं अधो या अल्प परासरी विलयन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपरटोनिक और हाइपोटोनिक, तो हाइपरटोनिक क्या हो गया? समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन कहते हैं, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अधोपरासरी विलयन या अल्प परासरी विलयन कहते हैं। इन विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर विलायक के कणों का प्रवाह कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर होता है। यानी कि विलायक के कण प्रवाहित होंगे और किधर होंगे? कम सांद्रता के विलयन से अधिक सांद्रता के विलयन की ओर विलायक के कण प्रवाहित होंगे। यानी कि विलायक के कणों का प्रवाह होगा, और कहां से? कम यानी कि अधो से किधर? अधिक यानी कि अति की ओर, कम से अधिक की ओर विलायक के कणों का प्रवाह हो जाएगा। तो अतिपरासरी और अधोपरासरी क्या हो गए? तो समान ताप पर दो विलयनों में से जिस विलयन का परासरण दाब अधिक होता है उसे अतिपरासरी विलयन, और जिस विलयन का परासरण दाब कम होता है उसे अल्प परासरी या अधोपरासरी विलयन कहते हैं। इन विलयनों को अर्धपारगम्य झिल्ली से अलग करने पर विलायक के कणों का प्रवाह कम सांद्रता से अधिक सांद्रता की ओर यानी कि अल्प से अति की ओर होता है, यानी कि विलायक के कण प्रवाहित होते हैं। तो ये अति और अल्प परासरी की बात हो गई। इसके बाद अगला जो चीज़ है वो आपको अगले वीडियो में चर्चा करेंगे हम, यानी कि अगला नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।